हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अब अपने आने वाला पेपर जो है सामाजिक विज्ञान का उसकी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए जिनको पढ़कर आप अपने इस पेपर में अच्छे नंबर ला सको। तो उसके लिए ही मैं कुछ आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ सामाजिक विज्ञान के, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर ढंग से याद कर लेना एग्ज़ाम से पहले, जिससे कि आपके नंबर अच्छे आ सकें। तो वो जो प्रश्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना और उनको आप ढंग से याद कर लेना। आपने जो पढ़ा हुआ है, आपके पास जो नोट्स है, आप जो पासबुक से पढ़ रहे हो, उससे आप ढंग से उसको याद कर लेना। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करना है, वो है गांधी इरविन समझौते का प्रावधानों का वर्णन कीजिए। क्या है क्वेश्चन बच्चों? गांधी इरविन जो समझौता है, इसको एक बार रोक देता हूँ मैं। गांधी इरविन समझौता, ये जो है गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। आपको इसका आंसर देना है ढंग से। मैं आपको थोड़ा बोल के भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गांधी इरविन समझौते का प्रावधान क्या था, जिससे आपको थोड़ा याद रह जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं गांधी इरविन समझौते के बारे में। गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों में आप ये लिख सकते हो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिक्षेप्य में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो उसका आंसर होगा 5 मार्च 1931 को हुआ। इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। गांधी इरविन समझौता का मतलब है गांधी और इरविन जो उस समय भारत के वायसराय थे, यानी जनरल थे, उनके बीच में एक समझौता हुआ था। उसके प्रावधान ये थे। पहली बात तो ये थी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसको स्थगित कर दिया जाए। पहली बात तो ये थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उसे स्थगित कर दिया जाए। दूसरा प्रावधान ये था, सरकार अध्यादेशों व मुकदमों को वापस ले लेगी। जितने भी अध्यादेश हैं और जो मुकदमे हैं उनको सबको वापस ले लेगी सरकार। तीसरी बात ये थी, हिंसात्मक अपराधियों को छोड़कर, जो हिंसात्मक अपराधी थे उनको छोड़कर अन्य समस्त राजनीतिक बंदियों को भी मुक्त कर दिया जाएगा, और जितने भी राजनीतिक थे उनको भी क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसा उन्होंने बताया। एक जो प्रावधान थे वो ये थे, शराब, अफीम व विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देने वाले, जो शराब, अफीम और इनकी दुकानों पर जो धरना देने वाले थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और पांचवा था, समुद्र तट से एक निश्चित दूरी पर नमक बनाने की छूट होगी। समुद्र तट से एक निश्चित, पहले नमक बनाने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब किस छूट मिल गई कि छूट दी जाएगी। और छठा है, जमानतें व जुर्माने वसूल नहीं किए जाएंगे। जमानतें करवाते हैं जब पैसे देते हैं, और जो जुर्माने होते हैं उनको वसूल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा और भी जो पॉइंट है वो ये हैं कि जिन व्यक्तियों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी है, जिन व्यक्तियों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी है उन्हें वापस लाने की उदार नीति अपनाई जाएगी। आठवां पॉइंट आप क्या लिखेंगे, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। पहले कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं दिया जाता था, अब वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। नवा है, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। जो भी विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार किया जाता था उसमें से राजनीति का कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये भी एक समझौता हुआ था। और लास्ट जो समझौता हुआ था वो ये था कि कांग्रेस पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध, कांग्रेस जो है वो पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच की मांग को त्याग देगी। निष्पक्ष मांग करते हैं, धरने प्रदर्शन पे बैठते हैं, वो त्याग देगी। इस तरीके से आप गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों को लिख सकते हैं। तो इसमें से आपको 2-3 छोटे क्वेश्चन भी याद हुए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ और उस समय वायसराय कौन था, इसके प्रमुख प्रावधान। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, उसका आंसर भी बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ये जो दूसरा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। बच्चों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो आपको याद भी रहना चाहिए। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप क्या याद करेंगे?
पहले तो आपको मैं बताता हूँ रोलेक्ट एक्ट के विरोध में, किसके विरोध में, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में क्या हुआ, जो पंजाब के अमृतसर जिले की जनता अत्यंत आक्रोशित थी। तो जो रोलेक्ट एक्ट लगाया गया उसके विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले की जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित थी। इस शहर में, जो ये शहर था, इस शहर में सैनिक शासन लागू करके, कौन सा शासन लागू करके, सैनिक शासन लागू करके नियंत्रण जनरल डायर को दे दिया गया। जब अमृतसर जो था उसके जनता जो थी वो ज़्यादा आक्रोशित थी, तो उनको ठंडा करने के लिए उनके उस समय किसको ये सब कुछ सौंप दिया गया, सैनिक शासन लागू करके नियंत्रण जो था वो जनरल डायर को सौंप दिया गया। किसको सौंप दिया गया, कौन था, जनरल डायर, तो उसको सौंप दिया गया। फिर देखिए 12 अप्रैल 1919 ईस्वी को, कब, 12 अप्रैल 1919 ईस्वी को नगर में सार्वजनिक सभा पर, नगर में यानी उस नगर में जो सार्वजनिक सभा होती थी, बैठक होती थी, उस पहले तो उस पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं कराई गई। जनता को पता ही नहीं था कि भाई ऐसा भी होने वाला है। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था। क्या था, 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था। इसी दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल के दिन ही सरकार की सभी नीतियों का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग, यानी एक बाग है जिसका नाम जलियांवाला बाग है, उसमें एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया और सभा बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रही थी। लेकिन अचानक वहाँ पर जनरल डायर के सिपाही पहुँच गए और उन्होंने गोलियों की बौछार कर दी। गोलियों की बौछार करने से वहाँ पर हजारों व्यक्ति मारे गए और बहुत सारे घायल हो गए। तो इस घटना से भारतीयों में बहुत असंतोष फैला और यानी बहुत बुरी हालत हो गई। फिर कोई कुएं में कूद गए, कोई कहाँ मर गए, बहुत बुरी तरीके से मर गए, यानी घेर लिया था उनको जलियांवाला बाग में और किसी को जाने का मौका ही नहीं मिला। तो बहुत दुखद घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड में ये आपको याद करके जाना है। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इसको वीडियो को लाइक करना। और मैं आपको इसके साथ साथ छोटे क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। जैसे कि अभी आपने जाना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इस समय जनरल कौन था, तो वो डायर था। कौन था, डायर था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था। चलो बच्चों, अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन अपन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये है, कार्न लॉ से आप क्या समझते हैं। जो कार्न लॉ है उससे आप क्या समझते हैं और इस कानून को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त करने का फैसला क्यों किया। ब्रिटिश सरकार ने इसे समाप्त करने का फैसला क्यों किया, इसके बारे में भी आपको लिखना है। मैं आपको ओरली समझा देता हूँ। क्या आपको इसके बारे में लिखना है, तो आप लिखेंगे कि ब्रिटेन में आबादी बढ़ने से खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ गई। क्या हुआ, ब्रिटेन में आबादी बढ़ेगी तो खाद्य सामग्री की मांग बढ़ेगी। तो सरकार बड़े भूमाफियाओं के दबाव में थी। तो वहाँ की जो सरकार थी वो बड़े बड़े भूमाफिया जो गुंडागर्दी करते हैं उनके दबाव में थी। इसके कारण उसने मक्का के आयात पर, इसके कारण ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जो मक्का जो आयात होता था, आयात और निर्यात समझते हो आप, मक्का जो आयात होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। और यह प्रतिबंध जिस कानून के अंतर्गत लगाया गया, उसे कार्न लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कार्न लॉ कहते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा कार्न लॉ समाप्त करने के पश्चात बहुत कम मूल्य पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। जब ये कार्न लॉ समाप्त कर दिया गया उसके बाद में बहुत कम रेट पर ही खाद्य पदार्थों का आयात होने लग गया। आयातित जो खाद्य पदार्थ आयात हो रहा था उसकी लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य सामग्री से भी कम थी। लेकिन जो आयात हो रहा था उसकी कीमत तो बहुत कम थी। आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभाग पर कृषि कार्य बंद हो गए। लेकिन बहुत बड़े स्तर पर जो कृषि जो कार्य होता था, जब उनको पैसा ही नहीं मिल रहा तो वो बंद ही करेंगे उस काम को, तो बंद कर दिया गया और हजारों लोग बेरोजगार हो गए। और हजारों लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। गाँवों को छोड़कर वो शहरों में जाने लगे, अन्य देशों में पलायन करने लगे। इसी को अपन कार्न लॉ कहते हैं। तो बच्चों, आपको कार्न लॉ समझ में आ गया। समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को वापस से पीछे से ले जाके सुन लेना, याद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद करके जाना है, औद्योगिक विकास से शहरों पर क्या प्रभाव पड़ा। चौथा प्रश्न दोबारा सुनना, औद्योगिक विकास से शहरों पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको ये बताना है। तो देखो, औद्योगिक विकास क्या है पहले तो मैं आपको बताता हूँ।
भाई जो उद्योगों का जो विकास हो रहा है उसको अपन औद्योगिक विकास कहेंगे। और औद्योगिक विकास से शहरों के वातावरण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक विकास से शहरों के वातावरण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और वो प्रभाव कौन कौन से हैं, जिसमें से आप पहला पॉइंट लिखेंगे। पहली बात, औद्योगिक विकास के लिए कल कारखाने लगाएंगे। कल कारखानों की स्थापना होने से बड़े बड़े नगरों की संख्या बढ़ने लगी और उनकी जनसंख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हो गई। और उनकी जनसंख्या में भी क्या हो गई, अत्यधिक वृद्धि हो गई। नगरों का जीवन अस्त व्यस्त एवं अशांत हो गया और वहाँ का सामाजिक जीवन दूषित होने लगा। तीसरा पॉइंट, नगरों में अनेक श्रमिक बस्तियाँ बनने लगी और चारों ओर श्रमिकों के आंदोलन होने लगे। ज़्यादातर बस्तियाँ बनने लगी कच्ची बस्तियों के रूप में। नगरों में रहने वाले श्रमिकों में ज़्यादातर वो क्या करने लग गए, दारू पीने लग गए, शराब पीने लग गए, जुआ खेलने लग गए और गलत काम करने लग गए। ठीक है। और नगरों में जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो गई। इससे नगरों में जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो गई। तो बच्चों यहाँ तक अपन ने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। जब तक के लिए आप इन चारों क्वेश्चनों को एक बार वापस से रिपीट कर लें और ढंग से इसको सुन लें और कुछ पॉइंट्स बना के लिख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।